नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिलों में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है और अब तक जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में छापे की जानकारी सामने आ रही है। एक साथ 3 जिलों में एनआईए की टीम का ये छापा इस वक्त हो रहा है, जिसमें जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद जिले शामिल हैं। जहानाबाद में हुलासगंज थाना के रुस्तमपुर में कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और मोकिनपुर में विकास शर्मा के ठिकानों पर इस वक्त ये छापेमारी हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3 जिलों में ताबड़तोड़ ये कार्रवाई होती हुई नक्सली प्रद्युम्न शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। नवादा की बात करें तो सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बिघा गांव में सहदेव यादव के घर छापेमारी की गई है और सहदेव के नक्सलियों से संबंध सामने आए हैं। जबकि औरंगाबाद के कासमा में भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली प्रमोद मिश्रा और बंदेया के अनिल यादव के घर छापेमारी इस वक्त जारी है। तो एनआईए की टीम देखिए इस वक्त स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी को अंजाम देती हुई, जहां पर नक्सली प्रद्युम्न शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। एनआईए की टीम 3 जिलों में एक साथ कई ठिकानों पर यह दबिश इस वक्त दे रही है, जिसमें जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद शामिल हैं। उधर नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बिघा गांव में कम्युनिस्ट नेता सहदेव यादव के घर एनआईए की टीम ने छापा मारा है और उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया एनआईए की टीम की तरफ से। एनआईए की टीम मोबाइल को अपने साथ ले गई है। सहदेव यादव सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बिघा के रहने वाले हैं और वे पुराने कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। गिरफ्तार कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर प्रद्युम्न शर्मा के साथ उनके संबंध रहे हैं और यही वजह संभवतः मानी जा रही है, जिसे लेकर एनआईए की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की है। सीबीआई के अफसर से हम आपका घर को जांच करेंगे, तो हम लोग घरे थे, बाहर थे, बोले जांच कर लीजिए। पूरा सब रूम खोल दिए कि जांच कर लीजिए। पूरे सब जगह जांच किए तो कुछ नहीं उनको मिला। तो बोले अपना वाला मोबाइल दे दीजिए हमको, उसी को लेके चले गए जिसका हमको रिसीविंग दिया और घर से कोई चीज़ नहीं मिला। और साथ में उनका कोई अफसर थे जिनको आप पहचाने? डीएसपी रजौली थाना। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। संजय, एक बड़ी कार्रवाई जरूर इसे मानी जाएगी एनआईए की तरफ से, लेकिन क्या सिर्फ 3 जिले ही या इसका दायरा इससे भी ज्यादा भी हो सकता है? देखिए विभा, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, गया में भी रेड कंडक्ट किया जा रहा है और गया में ये छापेमारी जो है वह भी 3 जो दूसरे जिले हैं उसी की तरह शुरू हुई है। जो मंडई गाँव है वहाँ नवीन शर्मा है गया में, तो वहाँ भी छापेमारी चल रही है। दरअसल माफ करेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसने आय से अधिक संपत्ति और हथियार मामले को लेकर जो सोर्सेज है उन्होंने बताया कि ये छापेमारी की है और जिसमें जो छापेमारी हुई है उसमें कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा, सहदेव यादव जो उनके सहयोगी बताए जा रहे हैं, इसके अलावा प्रमोद मिश्रा और अनिल यादव और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनके यहाँ ये छापेमारी चल रही है। संजय, इन लोगों की तरफ से नक्सलियों को किस तरह का सपोर्ट दिया जा रहा था या किस तरह की उनके साथ संबंधों की पुष्टि के आधार पर यह कार्रवाई इस वक्त? जी, बेसिकली जो आर्म सप्लाई है उसको उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए छापेमारी की गई है। सोर्सेज है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं और एनआईए की टीम ने लगातार इन 4 जिलों में अभी दबिश दी है। नवादा में छापेमारी खत्म हो गई, वहां से टीम लौट आई है, लेकिन बाकी के जिलों में अभी भी छापेमारी चल रही है और जो लोकल पुलिस है वो असिस्ट कर रही है, वो सहयोग कर रही है इस पूरे मामले में। जहानाबाद में भी एनआईए की टीम ने हुलासगंज थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर में प्रद्युम्न शर्मा और उनके जो सहयोगी है विकास शर्मा, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है और इसके अलावा हुलासगंज में ही एक और राजीव शर्मा है, उनके भी ठिकाने पर छापेमारी की है। उसके अलावा नवादा में सहदेव यादव, जैसा कि आपने बताया, उनके यहाँ छापेमारी हुई है और एक मोबाइल जब्त करके एनआईए की टीम ले गई है। 2 साल पहले भी सहदेव जो है उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। प्रद्युम्न शर्मा के भतीजा के साथ वो गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे और ऐसे वक्त गिरफ्तार किए गए थे जब वो पैसे लेकर प्रद्युम्न शर्मा को पहुंचाने जा रहे थे, इस तरह का आरोप है। और 4 घंटे नवादा में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा औरंगाबाद में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और जो जानकारी मिली है औरंगाबाद के जो कासमा इलाका है वहां पर भाकपा माओवादी के जो बड़े नक्सली है प्रमोद मिश्रा
और इसके अलावा जो बंदिया के अनिल यादव है उनके घर पर छापेमारी हुई है। हालांकि यहाँ पर अभी जो पुलिस स्थानीय पुलिस है वो छापेमारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि कर दी है और गया में भी छापेमारी की खबर आई है। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से एनआईए की टीम इस वक्त दबिश दे रही है, लगातार छापेमारी का ये क्रम जो है वो जारी है, क्योंकि अब सिर्फ 3 जिलों तक ही नहीं, जो सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि गया में भी अब ये टीम जो है वो कार्रवाई इस वक्त कर रही है। तो एनआईए की टीम की तरफ से अब 3 जिलों में ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई नक्सलियों के साथ संबंध, आर्म्स सप्लाई के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति जो है वो इकट्ठा करने को लेकर के भी ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। अगली खबर गोपालगंज से, जहां एक मिठाई व्यवसायी से धमकी भरे पत्र के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग भी की है। धमकी भरा जो पत्र भेजा गया है उस पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम लिखा गया है। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और फायरिंग और रंगदारी का पर्चा फेंकने की ये पूरी वारदात देखिए इस सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जहां पर दुकान के बाहर सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है, जिसमें 2 शख्स आपको नजर आ रहे होंगे जो पर्चे को फेंक रही हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। काम में लगे हुए थे और बाहर से 3-4 फायरिंग लोग किया है, 4-5 फायरिंग किया है लोग ताबड़तोड़, और लेटर फेंका लोग और तुरंत चला गया लोग। बाहर भी फायरिंग हुआ है? हाँ, बाहर फायरिंग हुआ है और एक दुकान में भी फायरिंग हुआ है। अंदर नहीं हुआ, मतलब शटर पर लगा है। कितना गोली चला है? 5 गोली चला। हाँ, 5 फायरिंग हुआ है। हम देख नहीं पाए हैं, हमको लगा कि कोई पटाखा का छूटा है, तो हम उस नहीं ध्यान दें। जब देखा कि और लोग भी थे तो लोग भागे, तो हम कहें कि नहीं गोली चला है, तो हम फिर बाहर निकले देखने के लिए, तो देखें लेटर वो लोग फेंका है और फायरिंग हुआ था। ड्रोन से तबाह हो रहे नशे के ठिकाने, उजड़ रहे मौत बांटने वालों की आशियाने, नशे के सौदागरों पर पानी से आसमान तक पहरा, एक्शन में प्रशासन कांप उठा माफिया, माफिया डाल डाल तो प्रशासन पात पात। अब की बार शराब माफिया पर महाप्रहार। तो शराबबंदी पर तमाम आलोचनाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर न सिर्फ अटल हैं, बल्कि शराब के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में भी हैं। पुलिस और अधिकारियों को 2 टूक संदेश दिया जा चुका है। न सिर्फ शराब माफिया और शराब तस्करों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है। कार्रवाई इतनी बड़ी है कि उन्हें नौकरी से भी अब बर्खास्त किया जा रहा है। तो बिहार में शराबबंदी को 100% लागू करने के लिए उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है और इसी क्रम में सुपौल दियारा इलाके में बन रहे अवैध देसी शराब के कारोबार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उत्पाद विभाग अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इस ड्रोन के जरिए ही अब जमीन से लेकर आकाश तक निगरानी की जा रही है और असर साफ नजर आ रहा है। अब शराब माफियाओं में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। कोसी दियारा का इलाका, जहां पर आवाजाही आसान नहीं होती है, दुर्गम ये क्षेत्र, और इसी का फायदा शराब माफिया और शराब तस्कर उठाते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस ड्रोन के जरिए इन भट्टियों को पहचाना, चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। कोसी दियारा इलाके के नरहैना, बलियास पट्टी सहित अन्य इलाकों में ड्रोन से जांच की गई। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मुख्यालय से ड्रोन मंगा करके ड्रोन कैमरे की मदद से सुकुमारपुर दियारा क्षेत्र में
अवैध शराब के कारोबार के करने के लिए ड्रोन कैमरा के माध्यम से स्कैनिंग किया गया। हालांकि कोई बहुत बड़ा अड्डा नहीं अभी तक आइडेंटिफाई हो पाया है, किंतु इसी क्रम में बलियास पट्टी गांव में छापेमारी करते हुए 200 केजी के आसपास किण्वित गुड़ का घोल भी नष्ट किया गया है। तो शराब के खिलाफ सरकार के इस अभियान में ड्रोन एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। मुंगेर के दियारा की तस्वीर ही देख लीजिए। ये तस्वीर इस वक्त मुंगेर के दियारा के उस इलाके की है जहां खेत के बीचों बीच फसलों के बीच शराब की भट्टियों का निर्माण किया गया था और उन भट्टियों पर लोगों की नजर न पड़े इसलिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया था, लेकिन ड्रोन की नजर से ये बच नहीं पाया और यहां पर पुलिस की टीम पहुंची, उत्पाद विभाग की टीम पहुंचती है, कार्रवाई करती है और इन भट्टियों को ध्वस्त किया गया। खेत के फसल के बीच संचालित भट्टियों को पुलिस ने ड्रोन की मदद से ध्वस्त किया है। दियारा में संचालित 4 भट्टियों के साथ साथ 1200 किलो जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। प्रोवाइड किया गया था ड्रोन, इसके माध्यम से उत्पाद विभाग और ALTF की टीम के माध्यम से पूरे दिन रिवर पेट्रोलिंग और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में छापामारी की गई। ये थाना मुफस्सिल के अंतर्गत हेरू दियारा, सीताकुंड दियारा, तारापुर दियारा, मनियारचक दियारा में किया गया, जिसमें हेरू दियारा से 4 भट्टी ध्वस्त किया गया और 1200 केजी जावा गुड़ भी नष्ट किया गया। पटना के गायघाट के चर्चित शेल्टर होम से हर रोज प्रताड़ना की नई नई कहानियां जुड़ती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में रोहतास का भी एक मामला जुड़ रहा है। 2021 में कोचस की संजीदा खातून भी उसी बालिका गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की शिकार हुई थी। परिजनों का यह आरोप है कि संजीदा खातून को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया था। जब पटना हाई कोर्ट ने शेल्टर होम मामले के अब जांच के आदेश दे दिए हैं तो संजीदा के परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है। पटना के गायघाट के बालिका गृह के अत्याचार की कहानी सासाराम से भी जुड़ी हुई है। रोहतास जिला के कोचस की संजीदा खातून की जिस तरह से बालिका गृह में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई, यह कई सवाल खड़े करती है। यह खिलखिलाता हुआ चेहरा उस संजीदा खातून का है जिसने पटना के गायघाट के शेल्टर होम में 2 अक्टूबर 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में दम तोड़ दिया था। परिजनों का आरोप है कि शेल्टर होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता की प्रताड़ना की वजह से उसने दम तोड़ दिया। कोचस के डुमरी की रहने वाली संजीदा खातून 16 साल की उम्र में कोचस बाजार के ही डिंपल चौहान के घर से भागकर शादी कर ली थी। संजीदा खातून के पिता ने प्रेमी पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगाया था और कोचस थाने में साल 2018 में केस दर्ज कराया गया। पुलिस के दबाव में 17 जनवरी 2019 को प्रेमी युगल ने सासाराम कोर्ट में समर्पण कर दिया। चूंकि इस वक्त संजीदा नाबालिग थी, लिहाजा कोर्ट ने 3 माह की गर्भवती संजीदा खातून को पटना के गायघाट शेल्टर होम में भेज दिया। 6 महीने बाद जुलाई 2019 में बालिका गृह के अंदर ही संजीदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। समय बीतता रहा। 15 अप्रैल 2021 को संजीदा जब 18 साल की हुई तो उसकी मां मदीना खातून ने सासाराम कोर्ट में आवेदन देकर अपनी बेटी की कस्टडी की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने शेल्टर होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता को संजीदा को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया, लेकिन वंदना गुप्ता ने कोर्ट की अवमानना करते हुए संजीदा खातून को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। आखिरकार 17 सितंबर 2021 को सासाराम कोर्ट ने रोहतास के एसपी के माध्यम से आदेश जारी किया कि हर हाल में संजीदा खातून को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन संजीदा खातून की बालिका गृह में मौत हो गई। मृतक संजीदा के पति डिंपल चौहान ने शेल्टर होम की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए। वो जो संजीदा खातून थी बोल रही थी तो जो वहाँ के मैडम थी वो दवा बिरो नहीं करा रही है, अच्छे से खाना पीना भी नहीं खिलाती है। उसके बाद में हम उस समय पर बात किए थे नाइट में लड़की से, उसके बाद में सुबह में उसका मृत्यु हो गया अचानक।
मृत्यु होने के बाद में फिर उसके बाद बॉडी लेने के लिए गई थी, तो वो क्या बोली तो बॉडी हम नहीं देंगे तुमको। फिर बॉडी के बाद में 4 दिन के बाद उसको सरा के हमको थाना से आदेश कराई थी बॉडी लेने के लिए। वकील डॉक्टर महेंद्र कुमार ने भी इस मौत के लिए वंदना गुप्ता को ही जिम्मेदार ठहराया है। शेल्टर होम की जो सुपरिटेंडेंट हैं रिमांड होम पटना, इसमें पीड़िता की हत्या मृत्यु हो जाती है। उनके कस्टडी में उनके हॉस्टल में उसकी सूचना प्रॉपर्ली 24 घंटे के अंदर दे देना होता है न्यायालय को, क्योंकि यह मामला न्यायालय में सब जुडिस था, लेकिन वो काफी दिनों के बाद उसकी सूचना, इसलिए उनका एकदम स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु कहीं किसी साजिश के तहत की गई है। इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वहाँ की सुप्रीटेंडेंट श्रीमती जोसम गुप्ता है उनका। संजीदा के पति का आरोप है कि संजीदा खातून करीब 2.5 साल तक शेल्टर होम में रही, लेकिन कभी भी उसने अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। कभी कभी चोरी छिपे फोन से बात हो जाती थी। अब जब गायघाट के शेल्टर होम में प्रताड़ना की एक एक कहानी सामने आ रही है, तो संजीदा खातून भी न्याय मांग रही है। बालिका गृह के प्रताड़ना का शिकार ये दूध मुहा बच्चा भी हुआ, जो मां के लिए हर रोज बिलख रहा है। पटना के गायघाट के बालिका गृह के अत्याचार की कहानी लगातार निकलकर सामने आ रही है और संजीदा खातून की मौत कई सवाल खड़े करती है। चूंकि गरीब परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, जिस कारण यह मामला है सो लगभग दब सा गया है, लेकिन जब से यह पटना के इस बालिका गृह की बातें सामने निकल कर आ रही है, अत्याचार की रोज नई नई कहानी निकल के आ रही है, उसके बाद अब फिर से जो पीड़ित हैं उसे न्याय की आस जगी है। उम्मीद है उसे न्याय जरूर मिलेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब बात आरजेडी के सदस्यता अभियान की, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। सदस्यता अभियान की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की और सदस्यता अभियान की शुरुआत करने से पहले लालू यादव ने अपना पसंदीदा रोहू मछली मंगवाया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इस जो रोहू मछली है उसे उन्होंने मंगवाया है। मछली भात खाकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन इन्होंने जगाया सबको। आज हम लोग जग कर के भी केवल अकेले इनकी जिम्मेवारी इनके कंधों पर डाल दें और बाकी हम सब आराम करें, तो नतीजा नहीं निकलेगा जिस नतीजे की कल्पना हम सबों को है। इसलिए आप समझ लीजिए, हर विधायक अपने इलाके में न्यूनतम 40,000, हर जो यहाँ सदस्य बैठा है उसकी जिम्मेवारी है कम से कम निगरानी करके, प्रेरित करके, घूम करके, लोगों को उत्साहित करके, चाहे हमारे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे नेता। और मित्रों, बहुत एक बात स्पष्ट कर रहा हूं। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से पटना से जुड़ चुके हैं। रवि, पहली तस्वीर जिसमें रोहू मछली नजर आ रही है, हमारे अगर हम एक तरीके से देखें तो एक तरह की परिपाटी भी रही है कि किसी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले लोग मछली का सेवन करते हैं। तो लालू प्रसाद ने शायद उसी परिपाटी का पालन एक बार फिर से किया, रोहू मछली खाकर अभियान की शुरुआत उन्होंने की। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि और ऐसी मान्यता रही है कि किसी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले मछली खाई जाती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की एक खासियत रही है कि जब भी कुछ बड़ा करते हो या कोई बड़ा सम्मेलन हो या परिवार में कुछ बड़ा हो, तो वो उनका पसंदीदा वो जरूर बनवाते हैं। और खास करके रोहू जो है तो बहुत पसंद है, तो सुबह सुबह जो है उन्होंने ताजा रोहू जो है वो मंगवाया। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने में देर भी हुई, लेकिन खाने के बाद जो है वो सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से कर रहे हैं। अभी तमाम दिनचर्या उन्होंने शुरुआत किया है और पटना में लालू प्रसाद यादव की शुरुआत करने के साथ ही तमाम बिहार के जिलों में ये सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय हुआ था कि जिस ढंग से सदस्यता अभियान चलाई जाएगी, उसके बाद फौरन जो है वो प्रखंड स्तर के जो इनका पदाधिकारियों का चुनाव है, फिर जिला स्तर का चुनाव होगा और 11 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले जो पूरा अधिवेशन होगा, वहाँ पे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाए जाएंगे। तो आरजेडी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग आरजेडी से जुड़ सकते, क्योंकि राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने ये भी तय किया है कि दूसरे राज्यों में भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसकी एक मजबूत तैयारी, तो पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में भी हो, इसे लेकर भी ये सदस्यता अभियान बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज जब इसकी विधिवत शुरुआत की गई है
तो वहां पर भी कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। जितने ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए उतना बेहतर, और इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। शुरुआत राष्ट्र अध्यक्ष जी करने जा रहे थे और हम लोगों को खुशी है कि अपने हाथों से हम सभी लोगों को सदस्य बनाने का इन्होंने काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बाकायदा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं सदस्यता अभियान जब चलता है तो हम लोगों का काम क्या है, कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारी क्या है, उसको ईमानदारी से बस हम कहेंगे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए, ईमानदारी से निभाया जाए। जो भी प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू जी ने कहा है, जो विस्तार रूप से एक एक बातों को समझाया है, बस उसको जमीनी स्तर पर हमको लागू करने की जरूरत है। तन मन धन लगा करके हमने तो पिछले कार्यकारिणी बैठक में ही कहा था कि सोते वक्त सोचिएगा कि भाई पार्टी को दिए क्या है, और इसलिए लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है लालू जी, और जो विचारधारा है उसको हम लोगों को जन जन तक पहुंचा। कटिहार में 2 दिन पहले नर्सिंग होम में मरीज की मौत के मामले को लेकर डीएम के आदेश पर 3 सदस्यीय टीम नर्सिंग होम जांच करने के लिए पहुंची, तो नर्सिंग होम देखकर सभी चौंक गए। यहां व्यवस्था के नाम पर खामियां तो दूर की बात, नर्सिंग होम में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी साफ नजर आई। यहां पर इसका घोर अभाव दिखा। इंटर मैट्रिक में पढ़ने वाले नॉन टेक्निकल लोगों के सहारे ये नर्सिंग होम पिछले कई महीनों से संचालित किया जा रहा था। हालांकि प्रारंभिक जांच के आधार पर इसके कुछ हिस्से को फिलहाल सील कर दिया गया है। अधिकारी इसे लेकर अब कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।